हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश और आज हम पढ़ेंगे 11th के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। एक और भी होता है जो टेंसर होता है, उसको हमको अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमको वेक्टर और स्केलर के बारे में जानना है। और वेक्टर स्केलर के बिना बिना वेक्टर स्केलर को जाने हम 11th के या 12th के फिजिक्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि फिजिक्स का एक प्रकार से कह सकते हैं कि हर जगह पे वेक्टर और स्केलर का यूज हुआ है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपका स्केलर और दूसरा होता है आपका वेक्टर। ठीक, एक होता है आपका स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। तो हम समझते हैं स्केलर क्या और वेक्टर क्या है। स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसको व्यक्त करने के लिए क्या हो, हमको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो, केवल क्या हो, हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसके बारे में बताने के लिए क्या हो, हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो। ठीक, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या हो, केवल केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो। और वेक्टर में क्या हो कि मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो। तो वेक्टर क्या है, जिसको दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी। स्केलर क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक, तो स्केलर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम पावर, वर्क। ठीक, वर्क और पावर, स्पीड। ठीक, और हम ले सकते हैं डिस्टेंस। जैसे अब ये सब कैसे स्केलर हुआ, इसमें क्यों केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये स्केलर हुआ। जैसे हमको वर्क करना हो, जैसे हम बोले 5 जूल का वर्क किए। ठीक, 5 जूल का वर्क किए। ठीक, बोले कि 20 वाट का पावर सप्लाई हुआ कहीं। ठीक, 5 जूल का वर्क किए। तो इसमें क्या हो कि इसको व्यक्त करने के लिए हमको ये डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो रही है कि हम 5 जूल वर्क किस डायरेक्शन में किए। ठीक, हमको केवल क्या हो रहा है, इसको मैग्नीट्यूड बोल दिया कि 5 जूल वर्क किए, तो हम मेरा क्या हो गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने 5 जूल वर्क किया। ठीक, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, स्पीड के लिए भी बोल देंगे कि मेरा स्पीड क्या 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस बोल दिया, जैसे मैंने क्या किया कि कहीं चला तो क्या कितना दूरी तय किया, 5 मीटर इधर, 5 मीटर उधर, 5 मीटर उधर, तो टोटल 15 मीटर ट्रेवल किया। तो क्या हो गया, डिस्टेंस भी मेरा क्या हो गया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस के लिए भी हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो रही है। ठीक, तो अब मैं वेक्टर का बात करते हैं। वेक्टर में जैसे हो गया एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या वेक्टर है। क्यों है वेक्टर, इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फोर्स का। ठीक, तो जैसे कह दिया कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, सपोज ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है। अब कह दिए कि इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहा है, दो व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, एक लगा रहा है 20 न्यूटन, एक लगा रहा है फिर 20 न्यूटन। तो हम बोलेंगे इसमें कुल बल कितना होगा, नेट फोर्स क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर आप बोलेगा 40 न्यूटन। ठीक, तो और 0 न्यूटन भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या होगा, जब फोर्स मान लीजिए इसे लगा है, 20 न्यूटन इधर लगा, 20 न्यूटन इधर लगा, ये कंडीशन है।
दूसरा कंडीशन है सेम ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन इधर फोर्स लगा और क्या किया 20 न्यूटन इधर फोर्स लगा दिया। ये सेम ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में 20 न्यूटन का फोर्स तो लगा है, यहाँ भी 20 फोर्स न्यूटन का फोर्स लगा, लेकिन क्या है कि यहाँ डायरेक्शन जो है, यहाँ डायरेक्शन इस ओर है, यहाँ डायरेक्शन इस ओर है, यहाँ डायरेक्शन देखिए फोर्स का उधर है, उस फोर्स का भी उधर है, यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो कुल फोर्स होगा इस वस्तु पे, कुल फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा नेट फोर्स हो गया 0 न्यूटन। ये हम कॉमन साइंस से देख सकते हैं कि दो पर्सन किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, दोनों तरफ से फोर्स लगाएगा तो क्या होगा उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और यहाँ हम कॉमन साइंस से देख सकते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होगा 40 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो हम ये इतना तो हम कॉमन साइंस से इसको समझे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब 20 न्यूटन का फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या होता है कि वो 0 न्यूटन भी हो जाता है और 40 न्यूटन भी हो जाता है। मीन्स क्या, केवल और केवल हम क्या किए, डायरेक्शन को बदले, मैग्नीट्यूड क्या है मेरा सेम है। तो इससे हमको साफ पता चलता है कि इस वेक्टर को, फोर्स को व्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता चाहिए होगी। ठीक, क्योंकि ये मान लीजिए ये फोर्स क्या लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ देखिए नेट फोर्स 40 न्यूटन, यहाँ नेट फोर्स 0 न्यूटन। केवल और केवल हम डायरेक्शन चेंज किए तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार वेलोसिटी भी क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, आगे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट कहीं 5i कैप, एक्स डायरेक्शन में हम नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर चले, ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर चले, तो वो क्या हो गया, जैसे हम यहाँ बोल दें 5 मीटर नॉर्थ, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये कैसा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेलोसिटी बोल दे, वेलोसिटी सपोज 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, अगर ईस्ट बोल दिए, ईस्ट की ओर हम जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, ये वेलोसिटी हो गया मेरा। ठीक, फोर्स हो गया, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना है 15 न्यूटन नॉर्थ। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा वेक्टर हो गया। एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, 2 मीटर पर सेकेंड सपोज ईस्ट नॉर्थ। ये मेरा क्या हो गया, हमको वेक्टर और स्केलर को अच्छी तरीका से समझ गए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को सिंबॉलिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से, जिसमें क्या होता है टॉप पे क्या हो, एरो। ठीक, इस प्रकार हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज वेक्टर एफ। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे रीड एज वेक्टर डी। ठीक, तो हम इसको पढ़ेंगे वेक्टर एफ और इसको पढ़ेंगे वेक्टर डी। ये जो एफ है ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है और ये इसके ऊपर जो एरो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक, तो जैसे हम सिंपल एफ लिखेंगे, इसके ऊपर कोई एरो नहीं देंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसके हुआ केवल मैग्नीट्यूड हुआ, तो इसको पढ़ेंगे रीड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। वेक्टर एफ का क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक, और इसको क्या पढ़ेंगे, जब डी को हम मोड लगा देंगे दोनों तरफ और वेक्टर को इसके अंदर रख देंगे, तो इसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। रीड एज
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। ये हमने देखा कि वेक्टर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। लेकिन अब हम देखेंगे कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हम लोग वेक्टर को ज्योमेट्रिकली इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन होता है, ठीक, और ये लेंथ को वेक्टर को, ये वेक्टर का लेंथ को दर्शाता है, और जो इसके टॉप पे एरो होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और ये क्या कर रहा है, जो एरो है वो बता रहा है डायरेक्शन, ठीक। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, और ये वेक्टर का जो एरो है टॉप पे वो डायरेक्शन को बताता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम जो पीछे वाला छोर है इसको हम टेल के नाम से जानते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। और ये जो होता है ये वेक्टर का हेड होता है, ये टेल होता है और ये वेक्टर का हेड होता है, ठीक। ये हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ठीक। और ये सपोज ये मान लीजिए पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट किए, ये पीछे वाला जो पार्ट होता है वो टेल होता है, जो आगे होता है एरो टाइप का वो डायरेक्शन बताता है वो हेड होता है, और जो फुल लेंथ होता है इसका लंबाई जितना होता है वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक, वेक्टर का। तो हम वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो हमारा एग्जांपल है विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग थ्री फोर्सेज। इन तीन फोर्सेस दिया हुआ है F1, F2 और F3, ठीक। क्या बोल रहा है कि कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स है। तो यहाँ देखिए तीनों एक प्रकार से डायरेक्शन एक ही और इंगित कर रहा है, डायरेक्शन तीनों का सेम है, दिया हुआ है। तो हम इसको कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। तो इसको कंपेयर जब करेंगे तो देखिए हम यहाँ पढ़े थे कि जो एरो का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक। एरो का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो यहाँ देखिए तीनों में से सबसे ज्यादा लेंथ किसका है, F2 का। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर F2 यानी फोर्स क्या है, F2 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, F2, ठीक। क्योंकि लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और लेंथ सबसे ज्यादा F2 का है, ठीक। तो यहाँ तक इतना ही। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।